स्वागत है फिर से आप सभी का। विद्यार्थियों को सबसे पहले परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जल्द से जल्द उनके आग्रह पर ये क्लास बनाई है। तो आप लाइव मेरे साथ सभी जुड़ जाइए और कम समय बचा है और जल्दी से जल्दी जो फर्स्ट रिवीजन है, जितने भी प्रकरण बच्चे हैं, हमने एक बार उनको लाने का प्रयास किया है। तो आप इसी कड़ी में जितने भी प्रकरण हम लेकर आए हैं उनका अपना फर्स्ट रिवीजन ज़रूर कीजिए। पीछे वाले प्रकरण है वो हम कर चुके, एक बार वो भी आप क्लास देख लेना। आज है क्रिया से। क्रिया से हम शुरुआत करते हैं। क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी काम जो हो रहा है उसका हमें जहाँ ज्ञात हो जाता है वो क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे मान लो कि जैसे रामू सोता है तो सोता क्या है, क्रिया है। रामू क्या कर रहा है, सो रहा है। बच्चा खेल रहा है। इन वाक्यों में सोता है और खेल रहा है क्रिया के बोधक है और इसमें कार्य होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की परिभाषा है। आगे हम देखेंगे क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण है वो किससे होता है? क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात धातु होती है ना, उससे क्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बुझना, टूटना आदि। इन क्रिया शब्दों में कर्म से खा, अर्थात खाना में क्या है, खा, पीना में पी, पढ़ना में पढ़, बुझना में बुझ और टूटना में टूट आदि, ये क्या है, धातु है। तो धातुएं हिंदी के सभी क्रिया शब्दों के अंत में हिंदी के सभी क्रिया शब्दों के अंत में ना प्रत्यय होता है। तो ना प्रत्यय जैसे खाना, पढ़ना, लिखना आदि, ये इससे क्या बन जाती है, क्रिया। और ना प्रत्यय हमें ध्यान में रखना है। तो ना प्रत्यय को हमें ध्यान में रखना है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। आप इससे भली भांति परिचित हो और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सहकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। जानते हैं सहकर्म क्रिया। सहकर्म क्रिया जिन क्रियाओं के व्यापार, यानी जो क्रिया का व्यापार, जो कार्य होता है, का फल कर्ता पर पढ़ कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात कर्ता का वो कर्म पर पड़ता है, उसे सहकर्म क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्ता का फल है वो, क्रिया का फल है वो किस पर पड़ रहा है, क्रम के अतिरिक्त पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, सहकर्म क्रिया होगी। दूसरा, जैसे रमाकांत पुस्तक पढ़ता है। रमाकांत क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में पढ़ता क्या है, क्रिया है, और फल पुस्तक पर पड़ रहा है, यानी पढ़ने का काम तो रमाकांत कर रहा है, लेकिन रमाकांत क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक क्या है, इसमें कर्म है, इसलिए पुस्तक कर्म है और पढ़ता सहकर्म क्रिया है। इसी प्रकार ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, गाना, आना, जाना, बेचना, लिखना आदि क्या है, हमेशा सहकर्म क्रिया ही होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार देखना, सुनना, बोलना, गाना, आना, जाना, बेचना सहकर्म क्रिया ये आप ध्यान रखना। सहकर्म क्रिया के भेद। तो सहकर्म क्रिया के भी कितने भेद होते हैं, 2, अर्थात एक कर्म वाली और 2 कर्म वाली। जिस क्रिया में एक कर्म होता है तो वो एक कर्म क्रिया, और जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वो 2 द्विकर्म क्रिया। अब हम जानते हैं अकर्म क्रिया। अकर्म जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, अर्थात जिस क्रिया में कोई कर्म होता ही नहीं है तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पर ही पड़े,
और उसमें क्रिया का फल है वो कर्म के कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ रहा था, इसलिए वो सहकर्म क्रिया थी। अर्थात वे कर्ता तक ही सीमित रहे और उससे केवल कार्य का होना ज्ञात हो, उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पर दौड़ने का काम कौन करे? घोड़ा। और यहाँ पर सीधा क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरता है क्या है? पत्ता। वो पेड़ से, इसलिए यहाँ पर गिरने का जो पेड़ से सीधा कर्ता से संबंध है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। विशेष मुख्यतः जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि सहकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि क्रिया के पहले एक तो क्या अथवा किसको लगा कर देखा जाए। यानी ये जो प्रश्न लगाना है, हमें क्या लगाना है? क्या और किसको प्रश्न लगा कर देखना है। यदि उत्तर में कुछ आए तो क्रिया सकर्मक होगी, और यदि उत्तर में कुछ न आए तो उत्तर नकारात्मक होगा। जैसे मान ले रिम्मा रोती है, अतः यहाँ रोती है अकर्मक क्रिया है। क्यों? इसमें प्रश्न पूछा गया क्या रोती है, तो उत्तर नहीं आ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। गीता दूध पीती है, तो इस वाक्य में पीती क्रिया है। क्या पीती है? दूध पीती है, तो दूध है वो इसमें क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है। तो यहाँ पर दूध है वो क्या है? कर्म है। पीती है क्या है? सहकर्म क्रिया है। क्रिया के अन्य भेद, प्रयोग तथा संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? क्रिया के 5 भेद माने गए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद, इस प्रकार। तो आगे हम जानते हैं सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा है? 1 नंबर संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ है, अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करने वाली क्रियाओं के मेल से बनती है, अर्थात उन क्रियाओं का भिन्न अर्थ निकलेगा, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि रवि ने दूध पी लिया होगा, तो यहाँ पर पी लिया होगा, पीने से भी भिन्न अर्थ निकल रहा है, और लेने से भी, लिया से लेना और होगा से होना, अर्थात पी लिया होगा तीनों क्या है? भिन्न अर्थ प्रदान करने वाली है। तो वाक्य में पी लिया होगा संयुक्त क्रिया है, क्योंकि ये पीना, लेगा और होना नामक भिन्न भिन्न अर्थ क्रियाओं के योग से बनी है। इसलिए एक से अधिक क्रिया आ जाए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न निकले तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब हम जानते हैं नाम धातु क्रिया, ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे मतलब धातु के आगे प्रत्यय लगाकर और फिर क्रिया बना दी जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ क्या है? संज्ञा है, दुख संज्ञा है, जुट संज्ञा है, लात संज्ञा आदि, इनके आगे प्रत्यय लगाने पर जैसे क्या बन जाता है? हत्याना, दुखाना, जुटाना, लत्याना आदि नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया कैसे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम, इनके आगे जो धातु है इनके प्रत्यय लगाने पर बनती है। विशेष संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया, जैसे अब हम जानते हैं संज्ञा शब्दों से कैसे बनती है, तो यहाँ पर आपको पहले संज्ञा से बना के बताते हैं। जैसे संज्ञा है खर्च, खर्च से क्या बनती है? खर्चना, और नाल प्रत्यय लगा हुआ है तो खर्चना। और उसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम शब्द है अपना, और अपना से अपनापन, ये क्या हो गई? क्रिया। तो विशेषण से नरम से अपनाना, यहाँ पर अपनाना होगा, अपनापन, तो क्रिया अपनाना। विशेषण से नरम, नरम से नरमाना, ना प्रत्यय लगा हुआ है तो विशेषण नरम है, और नरम से क्या बन गया? नरमाना। अनुकरणवाची शब्दों से, जैसे अनुकरणी जो शब्द आ रहे हैं ना, उनसे भी हम बना सकते हैं क्रिया। कैसे? जैसे बड़बड़ है, बड़बड़ से बड़बड़ाना आदि। इस प्रकार हमने जान लिया कि नाम धातु क्रिया है वो किस प्रकार होती है और किस प्रकार हम उसको पहचान सकते हैं, और परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की क्रिया है। तो तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक से जिससे ही पता चलता है कि कोई कार्य प्रेरणा से किया गया है।
जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा अन्य किसी से कार्य करवाता है, वहाँ प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे सोहन अपना पत्र दिनेश से पढ़वाता है। मुख्यतः बात यह है कि सोहन स्वयं काम नहीं करे, सोहन स्वयं भी तो क्रिया करे, लेकिन वो क्या क्रिया करवाए, प्रेरणा देने की क्रिया करे, लेकिन पत्र है वो दिनेश के द्वारा लिखवाया जा रहा है, इसलिए ये कार्य किसी और से करवाया जा रहा है प्रेरणा के रूप में। अब हम जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब एक क्रिया के समाप्त होने के बाद फिर एक दूसरी क्रिया का होना जहाँ पर पाया जाए, जिसका फल दूसरी क्रिया से काल से प्रकट होता है, और उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मैं पढ़ कर उठा हूँ, तो उठा हूँ से पहले उसने क्रिया वो कर चुका है क्या, कि पढ़कर, और फिर क्या हुआ है, वो उठा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अर्थात इसने एक क्रिया है वो पहले कर ली है। तो इस प्रकार आगे हम जानते हैं आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा या जैसे कोई आज्ञा देंगे या फिर कोई अनुमति लेंगे, और प्रार्थना या हम कोई किसी प्रकार की प्रार्थना करेंगे किसी से, तो आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब घर चले जाओ, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आज्ञा देने का कार्य किया जा रहा है। आप खाना खाइए, तो यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। सारे देशवासी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें, इस प्रकार यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आज्ञा देने का प्रार्थना की जा रही है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम जानते हैं क्रिया के जो वाच्य, अर्थात वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हम वाच्य को पहचान सकते हैं। तो वाच्य को हम इस प्रकार पहचान सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है, अर्थात जो क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय या तो कर्ता है या कर्म है या भाव है, इन्हीं तीन चीज़ों से वो क्या है, संबंधित है क्रिया का। इस प्रकार जिस क्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है, अर्थात क्रिया का संबंध का पता इन तीनों चीजों से चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। यही क्या है, वाच्य। वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। किन तीन चीजों के आधार पर, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार। इस दशा में क्रिया का संबंध कभी कर्ता से, कभी कर्म से और कभी भाव से हो जाता है। अतः वाच्य के तीन भेद हो जाते हैं। वो तीनों भेद कौन कौन से हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो अब हम जानते हैं कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय क्या है, कर्ता है। इसमें कर्ता ही क्या है, प्रधान विषय, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही बदलता है, अर्थात उसी प्रकार आता है, तो उसे क्या कहते हैं, कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो इसलिए पढ़ता पढ़ता है वो मैं के द्वारा सीधा, इसलिए यहाँ पर कर्ता से संबंधित है, तो वाक्य में यहाँ पर कृत्यवाच्य होगा। इन वाक्यों में कर्ता में क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। यहाँ पर किसके अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है। मुख्यतः बात आपको यही ध्यान में रखना है कि जहाँ पर कर्म के अनुसार प्रयोग हो, जैसे मान लो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है जिसमें भाव आ रहा है, पढ़ी जाती है। मुझसे आम खाया जाता है, इनमें कर्ता द्वारा जो कर्म के रूप में ना, द्वारा, मेरे, मुझसे, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा होगा, वाच्य, कर्म वाच्य होगा। भाव जिसमें नहीं का बोध हो, जैसे भाववाचक क्रिया जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ भाव की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं। यानी जैसा भाव होगा उसी की क्या होगी, वहाँ पर प्रधानता होगी, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। मुझसे चला नहीं जाता,
अगर इसमें ऐसा होता है मुझसे चला जाता है तो वो कर्मवाच्य हो जाती, लेकिन यहाँ पर नहीं का बोध हो तो वहाँ पर भाववाच्य हो जाएगी। इस प्रकार आपको इन तीनों भेदों का ध्यान में रखना है। आगे हम फास्ट रिवीजन में देखते हैं अव्यय। अव्यय है वो आपको पता है कि अविकारी शब्द है। परिभाषा क्या है कि जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण या रूप परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ना तो वो लिंग से बदले जाते हैं, ना ही वचनों से, ना ही किसी कारक के द्वारा उनमें कोई विकार या परिवर्तन होता है, तो वो क्या है? अव्यय। विकार नहीं होता है, उस अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय और अविकारी एक ही है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय या खर्च, ना तो वो खर्च होता है ना ही उसका कहीं पर व्यय किया जा सकता है, अर्थात जिसका रूप लिंग वचन कारक आदि से सदा अविकृत या अप्रभावित, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव रहता ही नहीं है। इस कारण अव्यय को अविकारी शब्द कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, अव्यय और अविकारी एक ही है। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद अविकारी शब्दों को मुख्यतः कितने में बांटा गया है? 4। परीक्षा में पूछ ले जाएगी अव्यय के भेद कितने हैं, तो अव्यय के 4 भेद हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। मुख्यतः यहाँ से आपके लिए प्रश्न आ सकता है, जिसमें पहला भेद है क्रिया विशेषण। पहला भेद कौन सा है? और क्रिया विशेषण से भी हम जानते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश धीरे धीरे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है क्या? धीरे धीरे। और यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्रिया की, कि वो धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगी? क्रिया विशेषण। तो जा रहा है, कैसे जा रहा है? धीरे धीरे, तो ये इसकी विशेषता है, धीरे धीरे। तुम कल शीघ्र आना। आना, आना की क्या विशेषता है? कि कल शीघ्र आना। इस प्रकार ये क्रिया की विशेषता है। क्रिया विशेषण के भेद। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के भेद भी कितने हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। और कुछ 10 भेद मानते हैं, परंतु सामान्य रूप से इसके 6 भेद माने गए हैं। तो 4 भी है और सामान्य रूप से इसके कितने भेद माने गए हैं? 6। वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। मुख्यतः 4 है और सामान्य रूप से कितने? 6। पहला है काल वाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, छठा है स्वीकार, पांचवा स्वीकारवाचक और छठा है निषेध। तो इन कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अव्यय शब्द से क्रिया होने का काल या समय, अर्थात कालवाचक में सीधी सी बात है कि समय का बोध करवाएगा, अर्थात क्रिया के समय का बोध जहाँ पर हो, अर्थात काल का बोध हो कि क्रिया का जैसे समय का बोध हो रहा है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, तो जाएगा कब? समय के अनुसार, वो कल। तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है इसलिए काल का बोध हो रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन विद्यार्थी अपना कार्य करेंगे, ठीक है, कार्य करेंगे, तो इसमें कार्य करेंगे तो विद्यार्थी अपना कार्य करेंगे, अर्थात क्रिया कब? प्रतिदिन। प्रतिदिन यहाँ पर क्या हो रहा है? समय का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। इन वाक्यों में कल और प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार अन्य क्रिया विशेषण शब्द है, जैसे अब, ये भी समय का बोध करा रहा है, अभी भी समय का बोध है, जब, कभी, कब, तभी, तुरंत, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, पूर्व, फिर, पश्चात, पहले, पीछे, निरंतर, परसों, सदा, शीघ्र। ये हमने सभी एक साथ इसलिए दे दिए क्योंकि ये समय का बोध करा रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट विषय अव्यय है, वो कौन सा है? स्थान, जो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। स्थान से संबंधित जहाँ पर पूछ लिया जाए या जो क्रिया की विशेषता बताई जाए। जिन अव्यय शब्दों में क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है, अर्थात क्रिया का जो व्यापार स्थान से संबंधित होगा, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंधेरे में उधर मत जाओ, अंधेरे में उधर मत जाओ, जाओ कहाँ? उधर।
तो उधर एक स्थान है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इन वाक्य में उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी तरह के अन्य अव्यय जैसे इधर, ये भी स्थान है, ऊपर स्थान है, नीचे स्थान है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, पास दूर बाहर, इस तरह उस तरफ आदि, ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई सा भी यहाँ से प्रश्न आपसे सीधा सा पूछ लिया जाएगा। आगे है रीतिवाचक, और रीति का अर्थ है कि वो कार्य किस प्रकार हो रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने क्या, यानी वो कार्य किस प्रकार हो रहा है उसकी रीति के बारे में बोध करवाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे रमेश धीरे धीरे, यहाँ पर धीरे धीरे चलता है, क्रिया की क्या विशेषता है, धीरे धीरे, यानी उसकी रीति जो चाल है वो क्या है, धीरे धीरे, इसलिए ये क्या है, रीति है। अचानक वर्षा प्रारंभ होगी, अचानक अर्थात वर्षा का प्रारंभ होना, अचानक होना, तो वो उसकी रीति है। इसलिए ये यहाँ पर इन वाक्यों में धीरे धीरे और अचानक शब्दों में क्रिया के होने की रीति का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम थोड़ा थोड़ा करते रहो, अर्थात थोड़ा थोड़ा कार्य है वो तुम करते रहो, अर्थात कार्य के परिमाण का थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, ये सब क्या है, परिमाण। और स्वीकारवाचक पांचवा क्या है, स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति या जो हमें इसकी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, यहाँ पर अवश्य, अवश्य में एक बात को स्वीकार किया गया है कि मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। हाँ हाँ, हाँ जी, तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है, यहाँ पर भी स्वीकारवाचक है, हाँ तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है। और अन्य भी है वो हाँ जी है, हाँ है, ये सब क्या है, स्वीकारवाचक है। इन वाक्यों में अवश्य और हाँ स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार अन्य शब्द जी हाँ, निसंदेह, जिसमें कोई संदेह नहीं हो, ये स्वीकारवाचक है। अच्छा, बहुत अच्छा आदि भी क्या है, स्वीकार वाचक है। ये आपको ध्यान में रखना है। निषेध, अर्थात निषेध का अर्थ होता है रोक, मना करना। निषेधवाचक क्रिया विशेषण भी है जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध, अर्थात रोक, मना होती है उन्हें निषेध कहते हैं, उन्हें निषेध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे सदा, यदा कदा, तुम आलस्य मत करो, यहाँ पर मना करने का कार्य किया जा रहा है। परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता, परिश्रम करने वाला कभी नहीं, तो यहाँ पर कभी नहीं है वो क्या है, निषेध कर है। इन वाक्यों में मत और कभी नहीं क्या है, निषेध, अर्थात मना करना, रोकना आदि जो निषेध होते हैं वो निषेध क्रिया वाचक विशेषण होते हैं। इसी प्रकार न, नहीं, ना, जैसे न मुझसे ये कार्य नहीं होगा, नहीं मैं ये नहीं कार्य कर सकता, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो इस प्रकार निषेध हो जहाँ पर मना हो, जहाँ पर रोक हो, वो कौन से हो जाएंगे, निषेधवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। आगे हम जानते हैं अव्यय का दूसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के वाक्य में संबोधन या सर्वनाम का संदर्भ अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है या जिन अव्यय शब्दों के साथ संदर्भ बोधक अव्यय कहा जाता है। मान लो कि संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से क्या करवाया जाता है, यहाँ पर संबोधन करवाया जाता है या उनके साथ संबंध का ज्ञान हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है। संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ जहाँ पर संबंध प्रकट होता है, जैसे मान लो कैसे एक घर, ये क्या है, संज्ञा, घर के सामने बड़ा चबूतरा है, तो चबूतरा किसके सामने है, घर के, ये संज्ञा है। और बड़ा चबूतरा, और जो दोनों के बीच में संबंध स्थापित क्या कर रहा है, सामने। तो इन वाक्यों में पास और सामने शब्द है, जैसे रमेश के पास है, तुम्हारी कलम किसके पास है, रमेश के पास है, तो तुम्हारी ये क्या है, सर्वनाम, तुम्हारी क्या है, सर्वनाम।
और कलम क्या है, संज्ञा, और रमेश के, वो जिसका संबंध किसके पास है, रमेश के पास, तो ये पास है वो क्या है, अव्यय। अव्यय में विकार नहीं हो रहा है क्योंकि लिंग वचन काल कारक के द्वारा यही तो अव्यय है, तो इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। और दूसरा है सामने के पास और सामने शब्द के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के संबंध का में क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। संबंध बोधक अव्यय के काल, दिशा, समता, विरोध, सहचर्य, स्थान, साधन, कारण आदि के अनेक उपभेद सूचक शब्द भी माने गए हैं। तो आपको ये यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय में भी हमें थोड़ा सा भेद भेद है वो ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय जो दो या दो से अधिक जैसे शब्द होंगे या फिर वाक्यांश होंगे, वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं या पृथक उन्हें अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे रमा और गीता विद्यालय जाती है, यहाँ पर ये एक रमा क्या है, शब्द है, और गीता भी यहाँ पर क्या है, एक शब्द है। इन दो शब्दों के बीच में और है वो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो से अधिक रमा और सीता, गीता और जैसे मान लो अनिता, ये दो से अधिक तीन हो गए, तो ये क्या करे हैं, विद्यालय। और वाक्यांश में क्या होगा कि मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी, ये एक वाक्यांश है, मैं पढ़ता, और फिर ये दूसरा वाक्यांश है, पुस्तक नहीं थी। तो यहाँ पर परंतु ये क्या है, विभाजक है, और ये जोड़ने वाले हैं। इसलिए जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं या तो वो जोड़ने का काम करते हैं या फिर उन्हें अलग पृथक करते हैं। यहाँ पर परंतु है वो क्या करे, इन्हें पृथक अर्थात अलग करे। इन वाक्यों में और दो शब्दों को तथा परंतु दो वाक्यांशों को पृथक करे, क्या करे, पृथक करे अर्थात अलग करे। इस कारण ये दोनों समुच्चय बोधक अव्यय है। मुझे आशा है कि आपको ये भली भांति समझ में आ रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव देख रहे हैं वो तुरंत क्लास में आ जाइए और अपनी उपस्थिति है वो ऑनलाइन रूप में दर्ज करवा दीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए समय है वो बहुत ही कम ही बचा है, और हमारा भी उद्देश्य है वो जल्द से जल्द आपके लिए ये क्लास समक्ष में लाना। जितने भी प्रकरण हैं वो हमने लाने का सार्थक प्रयास किया है, क्योंकि विद्यार्थियों के आग्रह पर ही हमने ये क्लास है वो तत्कालिक रूप में उनके लिए बनाई है ताकि कम समय में वो ध्यान दे सके। तो समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य दो भेद माने गए हैं, संयोजक अव्यय और विभाजक, जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, संयोजक जोड़ने वाले और विभाजक तोड़ने वाले। आगे हम बात करते हैं क्रिया विशेषण का चौथा भेद है विसमयादि बोधक। विसमय का अर्थ होता है अचरज, अचंबा, आश्चर्यचकित करने वाला। तो आगे विसमयादि बोधक अव्यय जिन अव्यय शब्दों के द्वारा उसमें एक तो हर्ष प्रसन्नता की बात होगी, शोक की बात होगी, घृणा, आश्चर्य, भय, गलानी, प्रशंसा, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विसमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, ये तुमने क्या कर डाला, और उसके आगे विसमय का भी चिन्ह भी लगा हुआ है। अरे तुमने तो अनर्थ कर डाला, वाह तुम तो छिपे हुए रुस्तम निकले। इन वाक्यों में हाय, अरे और वाह अव्यय के द्वारा क्रमशः घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए ये क्या है, विसमयादि बोधक है। आश्चर्य, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि अनेक भाव विभिन्न शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, और तो आपको विसमयादि बोधक का चिन्ह भी ध्यान में रखना है और इनसे भी संबंधित। आगे के प्रकरण में हम लेकर आए हैं आपके लिए उपसर्ग। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग है वो कम समय में हमने आपके लिए जल्दी से ये क्लास बनाई है ताकि आप उनकी परिभाषाओं से, कई बार परीक्षा में सीधी सी परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और उपसर्ग है वो आपके कहीं से भी आपको दिए जाते हैं। तो विद्यार्थी को यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट है वो समझने की आवश्यकता है कि वो पहले तो उपसर्ग की परिभाषा से भली भांति परिचित हो जाए। मान लो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बने हैं। उप जिसका अर्थ है समीप या निकट, तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। परिभाषा इसकी क्या है वो ध्यान दे, जो शब्दांश यानी शब्द के अंश ही होंगे, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में
विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लो कि अप है और उसके साथ में यश, तो यश से उसके पता चल रहा है कि कीर्ति है, और अप उपसर्ग जुड़ने से ये नाम बन गया अपयश। अपयश का अर्थ होता है कि उसकी कोई कीर्ति, उसका कोई यश नहीं है। तो ये अपने आप में नया बनने वाला शब्द है, वो परिवर्तन कर रहा है। इसी प्रकार आप अन्य भी ध्यान में रखना, जैसे ज्ञात के साथ में अ उपसर्ग जुड़ने पर अज्ञात हो जाता है, मर के साथ में अ उपसर्ग जुड़ने पर अमर हो जाता है, सत्य के साथ में अ उपसर्ग जुड़ने पर असत्य हो जाता है। तो इसी प्रकार उपसर्ग से आप भली भांति परिचित हो चुके हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके परिवर्तन ला देते हैं। अब हम बात करते हैं उसी प्रकार प्रत्यय। प्रत्यय भी क्या करते हैं? प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रत्यय। उपसर्ग है वो पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय है वो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल शब्द में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मान लो रंग। रंग क्या है? एक मूल शब्द है, और इसमें इल्ला प्रत्यय जुड़ने पर यह नया शब्द क्या बन गया? रंगीला। लघु, अव, लाघव, लोहा, इसमें आर प्रत्यय जुड़ने पर लोहार। हिंदी में संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषाओं के अनेक प्रत्यय जुड़ते हैं, जिससे अनेक नवीन शब्दों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी में संस्कृत के भी प्रत्यय जुड़ते हैं और विदेशी भाषाओं के भी प्रत्यय वो जुड़कर उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये परीक्षा में पूछ ले कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रत्यय के प्रकार होते हैं वो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कृदंत प्रत्यय जो शब्दांश धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं वो तो क्या होते हैं? कृत अर्थात कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार आप प्रत्यय के बारे में भी भली भांति परिचित हो चुके हो। प्रत्यय हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, आप उसका थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। आगे के प्रकरण में हम कम समय का ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ जो प्रकरण है वो संपूर्ण रूप से लेकर नहीं आ पाए, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि अगला प्रकरण हमारा था संधि। तो संधि के बारे में आप जानते हो कि किस प्रकार संधि है वो किसे कहते हैं? कि संधि दो या दो से अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यहाँ पर क्या होंगे? वर्ण होंगे। वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि संधि में नाम हो गया छात्रधन और आवास, ये क्या हो गया? छात्रावास। तो यहाँ पर दो वर्ण मिलकर क्या करें? संधि करें, इसलिए यहाँ पर संधि होगी। अब हम जानते हैं कि संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो संधि पहले होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये आपको परीक्षा में यहाँ से पूछ लिया जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद वो कौन कौन से होते हैं आपको पहले से ही पता होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी परिभाषा भी है कि दो समान स्वर मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। और उसके बाद में गुण संधि
और यण संधि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए और जहाँ पर वृद्धि की जाती है वो वृद्धि संधि होती है। अयाद्धि संधि ए और ऐ के बाद में जो भी स्वर आते हैं, तो इस प्रकार आपको संधि से संबंधित जो संपूर्ण कला से है वो आपको उसमें बताया गया है। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे बात करते हैं हम व्यंजन संधि के, और व्यंजन संधि के नियमों के आधार पर ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि कुछ नियम है वो आपके इस प्रकार हो सकते हैं कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किसी वर्ग के जैसे वर्ग होता है, जैसे मान लो कि एक आ गया कि या तो व्यंजन के बाद में क्या आ जाएगा, व्यंजन आएगा, या फिर व्यंजन के बाद में क्या आ जाएगा, स्वर। जैसे मान लो ये क्या है, व्यंजन वाक है, यहाँ पर इसका अंतिम में वर्ण क्या है, व्यंजन, और इसके बाद में ईस, ईस में यहाँ पर क्या है, स्वर। यहाँ पर व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो इसका ये तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, इसी क वर्ग के तीसरे वर्ण में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अर्थ हो जाता है वागीश। इस प्रकार आपको जहाँ पर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपको व्यंजन संधि कर लेनी है। उसी प्रकार आगे हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की परिभाषा है कि जहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है अथवा विसर्ग के स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भी कई भेद होते हैं, उनके भी नियम होते हैं। जैसे मान लो कि नी, और नी के बाद में नीदन चल, तो यहाँ पर विसर्ग का निश्चल हो गया, निश्चल। निश्चल ये किस प्रकार हो गया कि यदि च या छ, विसर्ग के बाद में यदि च या छ आए तो स, और ट या ठ आए तो स, और तथा त या थ आए तो स हो जाता है, अर्थात उसी का ही वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग संधि भी कम समय में हम आपके लिए ये क्लास लेकर आए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं समास की। तो संधि से आपके 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। समास भी है वो आपको ध्यान में रखना है कि समास में जैसे संधि में हमने पढ़ा था वर्णों के मेल को, यहाँ पर दो या दो से अधिक क्या आएंगे, शब्द आएंगे। यहाँ पर शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं, शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। और समास का अर्थ है आपको पता ही है कि समीपाना जो परस्पर संयोग को समास के वास्तव में जब शब्दों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति और चिन्हों और प्रत्ययों का जहाँ पर क्या हो जाता है, लोप हो जाने पर या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक क्या बन जाता है, नया शब्द बनता है। तो उस नया शब्द को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये बात आपको मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला भेद है वो अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास। कौन सा, अव्ययभावी समास। और दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और तीसरा है आपका कर्मधारय समास। और चौथा है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। और पांचवा है आपका द्वंद्व समास। कौन सा, और छठा है बहुवीर्य समास। कौन सा, बहुवीर्य समास। अब जान लेते हैं एक बार यहीं से इनकी परिभाषा। तो इनकी परिभाषा ये है कि जिस समास में पहला पद यानी अव्ययभावी समास में पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है या फिर अव्यय होता है, और दूसरा होता है उसमें क्या होता है, संज्ञा। जैसे मान लो यथासंभव, यथासंभव। तो उसी प्रकार जैसे प्रतिदिन, दिन यहाँ पर संज्ञा है और प्रति क्या है, उपसर्ग है। उसी प्रकार जैसे प्रतिवर्ष है, यथाविधि है, यथाशक्ति है, अभी हो गए, प्रति एक है, आजन्म है, रातों रात है, बैखूबी। इनमें पहला अव्यय या उपसर्ग होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम ध्यान में रखते हैं कि कर्म के आधार पर ही इसमें
जो कारक चिन्ह होते हैं ना, उन 6 कारक चिन्हों का यहाँ पर प्रयोग होता है और उसी कारकों के आधार पर ही इसका नाम, जैसे मान लो कर्म तत्पुरुष कारक, कर्ण तत्पुरुष कारक, संप्रदान तत्पुरुष कारक, अपादान तत्पुरुष कारक, संबंध तत्पुरुष कारक या अधिकरण तत्पुरुष कारक आधार, ऐसा कहा जाता है। जैसे मान लो हस्तगत, यहाँ पर एक नाम है हस्तगत, हस्तगत, तो इसको हम जब समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, हस्त को गत, हस्त को गत। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ रहा है, को, तो ये किसका हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष का हो जाएगा। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए ये संप्रदान के लिए आ जाएगा। और अपादान, जो जैसे मान लो भयभीत, तो ये किससे है, भय से बीत, तो भय से बीत, तो ये अपादान पृथक होने के लिए, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान तत्पुरुष कारक हो जाएगा, कारक जो समास है आपका। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। कर्मधारय, कर्मधारय में क्या होता है कि एक विशेषण होता है और एक विशेष्य, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है, यानी पहला पद है वो आपका क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद है वो आपका क्या होगा, विशेष्य होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो नीलकमल, नीलकमल, तो कमल और नील, कमल है वो क्या है, विशेष्य, और नील है वो क्या है, विशेषण। यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, नीला, नीला है कमल। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लो महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है। एक बात मैं और बता देता हूँ कि आपको कहीं पर भी कर्मधारय समास है वो देखने पर, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ है ये एक समास है, इसी में भी कंठ की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो नीला है, नीला है कंठ। यहाँ पर किसी तीसरे विशेष की ओर यहाँ पर हमें पता चल रहा है, तो वो नाम कौन है, ये अर्थात नीलाकंठ किन कैसे का, इसलिए ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुवीर्य समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर तीसरे की ओर संकेत हो तो वो कर्मधारय न होकर बहुवीर्य समास हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास होता है जिसमें पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चौराहा एक शब्द है, तो इसमें क्या है कि ये चार राहों, चार राहों का क्या है, समूह है, या फिर इसको कहते हैं समाहार, अर्थात ये चार राहों का समूह है, समाहार है, इसलिए पहला है पद है वो संख्या है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात करते हैं, द्वंद्व समास की बात करते हैं तो इसमें दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद। जैसे माता पिता, माता पिता, माता, और इसमें और जो शब्द है इसका विभक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए दोनों ही पद, जैसे मान लेते हैं कि अन्य, जैसे दिन और रात है, सुबह शाम, भाई बहन, नाना नानी, चाचा चाची, इस प्रकार दोनों ही पद जहाँ पर प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे सीताराम, सीताराम में दोनों ही पद क्या है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा समास हो जाएगा, इसलिए आपको परीक्षा में यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास की मैंने पहले भी बताई थी कि जहाँ कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद, दोनों शब्द मिलकर, दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, चतुर, मान लो ये एक शब्द है चतुरानन, चतुरानन, यहाँ पर चतुर और आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, मुख है वो क्या है, चतुर है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो यहाँ पर एक विशेषण है और एक विशेष्य है, क्योंकि ये विशेष्य और ये विशेषण है तो यहाँ पर तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन नहीं, मैंने ये पहले भी बताया है कि किसी तीसरे की ओर संकेत जहाँ पर किया जाए वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे मान ले वीणा पानी, वीणा, वीणा पानी, तो इसका अर्थ है वीणा है पानी में जिसके, तो वीणा किसके हाथ में, सरस्वती के, और तो यहाँ पर सरस्वती का बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास है। जैसे पीताम्बर, पित्त है अंबर जिसके, अर्थात
पीले वस्त्र कौन धारण करता है? विष्णु। यहाँ पर तीसरे की ओर जा रहा है। उसी प्रकार ये त्रिलोचन वाला भी मैं बता देता हूँ कि ये जिसमें पहला पद है वो संख्या है और लोचन का अर्थ है आंख। यहाँ पर आंख की संख्या कितनी है? 3। लेकिन यहाँ पर ये भी अन्य की ओर जा रहा है। अन्य की ओर कैसे? कि 3 नेत्र है जिसे किनके? भगवान शिव के। तो ये यहाँ पर द्विगु समास नहीं होते हुए भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको हमारे शॉर्ट रिवीजन में संपूर्ण क्लास को परीक्षा की दृष्टि से जल्द विद्यार्थियों के आग्रह पर भी बताने का सार्थक प्रयास किया है। और मैं उसमें यह भी बता देता हूँ कि हमारे प्रकरण में जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है और मुहावरे हैं होते हैं वो छोटे होते हैं और लोकोक्तियाँ होती है थोड़ी बड़ी होती है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? थोड़ी बड़ी है। और जैसे आंखों का तारा होना, जिसमें ना आ रहा है। तो इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों में भी भेद होता है। जो लोक प्रचलित होती है वो लोकोक्तियाँ होती है और जिनका कुछ ना कुछ एक उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? मुहावरे। और आगे हमारे प्रकरण में कुछ पत्र भी हैं और जो नोटिस भी हैं जिन्हें हमें विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन भी विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से अपने हस्तलेखन के द्वारा उनकी अच्छी तैयारी की होगी। और लेख है वो लेख में आपको 3 या 4 आपको दे दिए जाएंगे। उनमें से आपको जिस पर भी आपकी रुचि है उनमें से आप एक चुनकर आसानी से कर सकते हो। उसमें भी आपको वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो मैं विद्यार्थियों से यही आशा करता हूँ कि हमने पूर्व में जो संचालित कक्षाएं हैं, अगर कुछ समय फास्ट रिवीजन आप करते हो परीक्षा की दृष्टि से तो आपके लिए ये बेहतर और कारगर क्लास साबित होगी। और मैं परीक्षा से पहले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो हमारे प्रकरण से भी अगर कुछ सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा समय देकर हमारी क्लास को ज़रूर देखिए और जो भी देखने वाले हैं उनको आप आगे शेयर कीजिए। और आगे हम आपसे संबंधित जो भी प्रकरण है या आपका जो पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन है वो हमारी भारतीय पाठशाला के द्वारा उसका भी आपको करवाया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारे द्वारा बताए गए जो प्रश्न है वो किस प्रकार आए, कहाँ पर हमने आपके लिए अच्छी कोशिश की। तो आप हमारे लाइव सॉल्यूशन को भी ज़रूर देखिए। पेपर होने के पश्चात जो भी विद्यार्थी है वो इंतज़ार करते रहिए। हम फिर से आपके लिए एक अच्छी क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।